बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2। और इस प्रश्न संग्रह में जो प्रश्न हैं उसको हम हल करेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा है वो है, एंजल ने 9% प्रतिवर्ष की दर से 15,000 रुपये कुछ वर्षों के लिए बैंक में जमा किए। अवधि पूर्ण होने पर उसे 5400 रुपये साधारण ब्याज मिला, तो उसने कितने वर्षों के लिए रकम जमा की थी। अब ये जो प्रश्न है साधारण ब्याज से संबंधित है और इस प्रश्न में हम देखेंगे कौन सी चीज़ें दी हुई हैं और हमें निकालना क्या है, वर्ष यानी समय निकालना है। चलो हम करते हैं इसको। अब इस प्रश्न में हम देख रहे हैं, किसी भी ऐसे प्रश्नों में क्या रहता है, हमें 4 राशियां रहती हैं, मूलधन, दर, समय और ब्याज। इन 4 राशियों में 3 राशि दी रहती है और 1 राशि हमें ज्ञात करना रहता है। तो अभी इस प्रश्न में हमें दिया क्या हुआ है, 9% प्रतिवर्ष की दर से, यानी दर हमें कितना दिया हुआ है, 9% दिया हुआ है। और कुछ वर्षों के लिए 15,000 रुपये कुछ वर्षों के लिए, यानी मूलधन हमारा कितना हो गया, 15,000 रुपये जमा किए। अवधि पूर्ण होने पर उसे रुपये 5400 साधारण ब्याज मिला, यानी ब्याज कितना है, 5400। जितना दिया हुआ है सभी राशियों को उसके सामने हम लिख देंगे। तो उसने कितने वर्षों के लिए रकम जमा की थी, हम यानी हमें ज्ञात क्या करना है, समय। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है ब्याज बराबर म गुणे स गुणे द बटे 100। ये हमारा ब्याज का फार्मूला है। अब इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, समय। ये हमें समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने का फार्मूला क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे, अब देखिए समय यहाँ पर है, ये दोनों नीचे चलाएंगे, यानी म गुणे द। समय बराबर क्या होगा, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। अब इस फार्मूले में हम अपना ये मान रख देंगे। मान रख दीजिए, समय बराबर ब्याज, ब्याज कितना है हमारा, ब्याज कितना है 5400, यहाँ हम 5400 लिख देंगे, गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 15,000, 15,000 गुणे दर कितना है 9। अब ये ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये ज़ीरो भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 एकम 9, 9 छंग 54, 60 आ गया यहाँ पे। ये 15 से कटेगा, 15 एकम 15, 15 चौक 60, यानी समय कितना आ गया हमारा, यहाँ पे अंश में कितना बचा, 4, यानी 4 वर्ष। हमारे हमसे जो प्रश्न में पूछा था कितने वर्षों के लिए रकम जमा की थी, तो 4 वर्षों के लिए रकम जमा की थी। ये हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी रास्ते के डांबरीकरण कार्य के लिए 10 मजदूरों को 4 दिन लगते हैं, तो 8 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे। अब प्रश्न से ही हमें दिखाई पड़ रहा है 10 मजदूरों को 4 दिन लगते हैं, तो 8 मजदूर कम हो गए तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसका अर्थ हुआ कि ये विलोमानुपात का प्रश्न है। अभी हम इसको करना शुरू करते हैं। अब प्रश्न में हमें क्या है, मजदूर हैं और दिन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मजदूर लिख लीजिए और यहाँ पे दिन लिख लीजिए। अब हमको मालूम है 10 मजदूर हैं, 4 दिन लगते हैं। अगर मजदूरों की संख्या 8 हो गई तो हमसे पूछा है कि कितने दिन लगेंगे, कि माना x दिन लगेंगे। अब ये हम जानते हैं कि यहाँ पे मजदूर कम होने पर दिन बढ़ेंगे। हमको मालूम है कि मजदूर कम होने पर दिन बढ़ेंगे। ओके, इसलिए क्या होगा, अतः यह विलोमानुपात का प्रश्न है।
अतः यह विलोमानुपात में है। ठीक है, तो हम विलोमानुपात में क्या करते हैं? विलोमानुपात में दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी मजदूर और दिन का, जो ये 10 गुणे 4 बराबर 8 गुणे x होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसलिए 8 गुणे x बराबर 10 गुणे 4, यानी मजदूर और दिन की संख्या का स्थिरांक होगा, इधर भी स्थिर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको हल कर लेंगे। x बराबर 10 गुणे 4 बटे 8, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो x बराबर कितना आया? 5 दिन, यानी 8 मजदूरों को वही काम करने में 5 दिन लगेंगे। इसलिए 8 मजदूरों को 5 दिन लगेंगे। ओके, ठीक है। अभी हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। नसरुद्दीन तथा महेश ने क्रमशः 40,000 तथा 60,000 निवेश कर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। व्यवसाय में 30% लाभ हुआ, तो प्रत्येक को कितना लाभ हुआ? ये भागीदारी का प्रश्न है। देखो, नसरुद्दीन तथा महेश दो जनों ने, यानी अब हम इसको हल करेंगे तो हल करते समय हमको देखना है कि किसका कितना निवेश है और कुल कितना निवेश है, तो यानी कुल पूंजी कितनी लगाई गई। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न, कुल निवेश। कुल निवेश कितना है? एक जन का 40,000 है और दूसरे जन का 60,000 है, यानी कुल निवेश कितना हो गया? 1 लाख हो गया। 1 लाख रुपए कुल निवेश हो गया। ठीक है, अब 1 लाख निवेश हो गया है, पूरा निवेश 1 लाख हो गया और प्रारंभ हो गया व्यवसाय। अब उसमें 30% लाभ हुआ, यानी 1 लाख रुपए पे 30% लाभ हुआ, तो कुल लाभ कितना हुआ? 1 लाख रुपए था, उस पर 30% लाभ, यानी 30/100। 1 लाख का 30% हम निकाल लेंगे। काट दीजिए 0 0। ठीक है, 2 2 0 कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा? 10,000 गुणे 3, यानी 30,000 रुपये लाभ हो गया। ये 30,000 रुपये लाभ हो गया, लेकिन इस लाभ के रुपए को इनके निवेश के अनुपात में हमें बांटना है। अब इसको हम आगे कैसे करेंगे देखिए, यानी पहले हम क्या करेंगे? पूंजी का अनुपात निकाल लेंगे। पहले हम पूंजी का अनुपात, कितनी पूंजी लगाए थे उनका अनुपात क्या है? पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात कितना था? 40 और 60,000, 40,000 और 60,000 था। अनुपात मतलब बटे में कर देंगे हम, इसको 0 0 सब काट देंगे, सब 0 कट जाएगा। यहाँ 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, कितना आया? 2/3, यानी अनुपात कितना आया? 2:3 में उन्होंने अपनी पूंजी लगाई थी। ठीक है, अब इसको मानेंगे। माना नसरुद्दीन कैसा भाई? नसरुद्दीन ने 2x तथा महेश ने 3x की राशि लगाई थी। इसलिए 2x धन 3x बराबर पूरा लाभ कितना हुआ? 30,000 का। अब इस 30,000 को इस अनुपात में हमें बांटना है, तो ये कितना हो गया? 5x बराबर 30,000, x बराबर 30,000 बटे 5, काट देंगे। 5 6 30,
6,000 आया। यक्स बराबर कितना आया? 6,000 रुपये। उसमें नसरुद्दीन की राशि कितनी है? 2x। तो नसरुद्दीन का लाभ कितना था? बराबर 2x। 2x मानी कितना हो गया? 2 गुणे x का मान 6,000 है, यानी 12,000 रुपये नसरुद्दीन का हो गया। और महेश का लाभ कितना हो गया? महेश का लाभ बराबर 3x है। 3x है तो ये हो जाएगा 3 गुणे 6,000, तो कितना हो गया? 18,000 रुपये महेश का लाभ हो गया और इसका 12,000 रुपये लाभ हुआ। चौथा प्रश्न देखिए, किसी वृत्त का व्यास 5.6 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करो। चौथा प्रश्न, व्यास दिया है 5.6। चौथा प्रश्न हम करेंगे। व्यास बराबर हमको दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है? परिधि ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। ठीक है। अब हमारा फार्मूला क्या है परिधि का? तो परिधि का फार्मूला है, परिधि बराबर, अगर हमको व्यास दिया है तो पाई डी होता है। ठीक है। तो पाई का मान 22/7 गुणे डी मतलब व्यास। तो डी व्यास कितना है? 5.6 सेंटीमीटर। अब हम इसको काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, 0.8 आ जाएगा। 22 और 8 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा परिधि। अब हम पांचवा प्रश्न देखेंगे इसी तरह। पांचवें प्रश्न में हमें विस्तार करने के लिए कहा गया है। तो विस्तार करने के लिए हम सूत्र की सहायता से करेंगे। ठीक है। तो पहला सवाल हम लिख लेते हैं, 2a ऋण 3b का वर्ग। पहला है 2a ऋण 3b का पूर्ण वर्ग, यानी ये किस फार्मूले के हिसाब से चलेगा? a ऋण b का वर्ग। तो ये विस्तार करेंगे तो a ऋण b का पूर्ण वर्ग का विस्तार क्या होता है? a वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। अब इसको हल कर देंगे, मान रख देंगे। ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो a की जगह हम रखेंगे 2a का वर्ग ऋण 2 गुणे a यानी 2a गुणे b यानी 3b धन b का वर्ग, यानी ये जो दूसरी संख्या दूसरा पद है, दूसरे पद का वर्ग यानी 3b का वर्ग। हल कर देंगे हम। 2a का वर्ग कितना हो गया? 4a वर्ग ऋण संख्याओं का गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12ab धन यहाँ पे 3 का वर्ग 9 और b का वर्ग, यानी ये हमारा उत्तर आ गया। 2a ऋण 3b का पूर्ण वर्ग हमारा ये उत्तर हो गया। ये पहला प्रश्न था पांचवें प्रश्न का विस्तार का। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। 10 धन y का वर्ग है। अब इसको हम यहाँ पे धन का निशान है तो y धन 10 भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। हम इसको हम y धन 10 भी लिख सकते हैं। और ये किस फार्मूले से होगा? a धन b का पूर्ण वर्ग। द्विपद का वर्ग में हमने फार्मूला सीखा हुआ है। ये फार्मूले को पहले हम लिख लेंगे। अब इसमें मान रखते जाइए। पहला पद a का वर्ग यानी पहला पद क्या है? y, तो y का वर्ग हो जाएगा धन 2 गुणे पहला पद y है गुणे दूसरा पद यानी 10 धन b का वर्ग यानी दूसरे पद का वर्ग यानी 10 का वर्ग। ये सिंपल है एकदम। y वर्ग धन इन संख्याओं का तीनों का गुणा है यहाँ पे, तो 2 दहा में 20y धन 10 का वर्ग कितना हुआ? 20। तो ये हमारा उत्तर आ गया 10 धन y के पूर्ण वर्ग का। अब हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरे प्रश्न में देखिए, p/3 धन q/4 का पूर्ण वर्ग। सेम हमारा फार्मूला a धन b का पूर्ण वर्ग। हमारा फार्मूला क्या रहेगा? वही a धन b का पूर्ण वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। मान रखते जाएंगे हम। ये पहले पद का वर्ग है। पहला पद हमारा p/3 का वर्ग है
धन 2 गुणे पहला पद यानी p/3 गुणे b यानी दूसरा पद q/4 धन b का वर्ग यानी दूसरे पद का वर्ग, q/4 है उसका वर्ग कर दीजिए। अब ये वर्ग हो गया तो ये क्या हो जाएगा, p वर्ग बटे 3 का वर्ग कितना होता है 9 धन, यहाँ पे देखिए ये अंश है और ये हर है दोनों संख्याएं, तो ये अगर कटेगा तो काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। अब यहाँ पे अंश में क्या बचा, p गुणे q खाली बचा तो pq आ जाएगा बटे यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है हर में, तो 3 दूना 6 धन q का वर्ग बटे 4 चौक 16। ये हमारा उत्तर हो गया इसका p/3 धन q/4 के वर्ग का उत्तर। अब हम प्रश्न 4 करेंगे। प्रश्न 4 में क्या है, y ऋण 3/y का वर्ग, y ऋण 3/y का पूर्ण वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे a और ये b मान लेते हैं, तो a ऋण b का पूर्ण वर्ग, तो a ऋण b का पूर्ण वर्ग a वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। फार्मूले में रखते जाइए, पहला पद y है तो y का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला पद यानी y गुणे b मतलब दूसरा पद यानी 3/y धन b का वर्ग यानी दूसरे पद का वर्ग 3/y का वर्ग। हल कर देंगे, यहाँ पे y वर्ग ही है ऋण, यहाँ पे देखिए अंश में क्या है 3 2 और y है, तो 3 दूना 6y और ये y और y कैंसिल भी हो जाएगा, अंश और हर में है इसलिए कैंसिल। यहाँ कितना बचा 3 दूना 6 धन यहाँ पे 3 का वर्ग 9 और y वर्ग। ये हमारा उत्तर हो गया इसका, y ऋण 3y का पूर्ण वर्ग का। ठीक है, इस तरह से हमने ये प्रश्न हल कर लिया है। बच्चों अब हमारा जो छठा प्रश्न है वो है सूत्र की सहायता से गुणनफल ज्ञात करो, और उसमें जो पहला प्रश्न है x ऋण 5 और x धन 5 ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब इन प्रश्नों को हम हल करेंगे, मैंने यहाँ लिख लिया है प्रश्न को। अब इस प्रश्न को हम ये समझ लीजिए x ऋण 5 है x धन 5 है, तो ये कौन से फार्मूले पे होगा, a ऋण b और a धन b का फार्मूला। a ऋण b और a धन b का गुणा करते हैं तो ये फार्मूले में हमको क्या मिलता है, a वर्ग ऋण b वर्ग, ये पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग, इसमें पहला पद क्या है x है, तो क्या हो जाएगा x वर्ग ऋण दूसरा पद कितना है 5 है, तो 5 का वर्ग। ये उत्तर हो जाएगा x वर्ग ऋण 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो ये हमारा उत्तर हो गया पहले छठे का पहला सवाल। इसी तरह हम दूसरा सवाल भी हल करेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे 2a 13 फिर दूसरे ब्रैकेट में 2a धन 13, वही फार्मूला है a ऋण b और a धन b का ही, इसको भी हल करके देख लेंगे हम। ये a ऋण b हो गया और ये a धन b हो गया, a ऋण b गुणे a धन b कितना होता है a वर्ग ऋण b वर्ग। फार्मूले में रखते जाइए, पहले पद का वर्ग, पहला पद हमारा क्या है 2a है, तो उसका वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग, दूसरा वर्ग कितना है 13 है, तो 13 का वर्ग, बीच में ऋण का निशान है उसको वैसे ही रखेंगे। 2a का वर्ग कितना होता है 4a का वर्ग ऋण 13 का वर्ग कितना होता है 169। ये हमारा उत्तर हो गया। और तीसरा प्रश्न हम हल करेंगे। तीसरा प्रश्न भी ठीक उसी तरह है, सूत्र की सहायता से ही करना है, कोई फ़र्क नहीं, a ऋण b और ये a धन b, और इसका विस्तार रूप ये था a वर्ग ऋण b वर्ग है फार्मूला। अब मान रख दीजिए पहले पद का वर्ग, पहला पद हमारा कितना है 4z, तो 4z का वर्ग ऋण दूसरा पद कितना है 5y, तो ये 5y का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा वर्ग करेंगे 4 का वर्ग 16 और ये z वर्ग ऋण 5 का वर्ग कितना होता है 25 और y का वर्ग। चौथा प्रश्न हल करेंगे हम। चौथा प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देखिए 2t ऋण 5 और 2t धन 5, तो यहाँ पे मैं प्रश्न लिख ले रहा हूँ 2t ऋण 5 और 2t धन 5, सेम एकदम, कोई अंतर नहीं, सभी सवाल एक जैसे हैं, विस्तार एक जैसे करना है, फार्मूला एक जैसे है। फार्मूले में पहले पद का वर्ग, पहला पद हमारा 2t है तो 2t का वर्ग ऋण दूसरा पद हमारा 5 है, तो यहाँ पे 5 का वर्ग हो जाएगा,
तो इस 2 का वर्ग कितना 4, टी का वर्ग ऋण 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है।